ये कहानी देवकी नाम की एक औरत की है। देवकी अपनी बेटी संध्या के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। 8 साल पहले ज्यादा दारू पीने के कारण देवकी के पति की मृत्यु हो गई थी। तब से उसने अपनी बेटी संध्या का ध्यान खुद ही रखा। शुरुआती तौर पर तो बहुत मुसीबतें आईं, लेकिन धीरे धीरे देवकी ने उन मुसीबतों के साथ समझौता करना सीख लिया। उसने किसी तरह सिलाई का काम सीखा और लोगों के कपड़े सिलकर अपना और अपनी बेटी का गुजारा चलाने लगी। एक दिन संध्या स्कूल से आकर कहती है, माँ, मैं स्कूल से आ गई हूँ, मुझे खाना खाने के लिए दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे पता है बिटिया, स्कूल से आने के बाद तुझे बहुत जोरों की भूख लग जाती है। तू हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल ले, मैं अभी तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। देवकी की बात सुनकर संध्या कपड़े बदलने चली जाती है। थोड़ी देर बाद देवकी एक थाली में खाना परोसकर अपनी बेटी के लिए लाती है, जिसे संध्या बैठकर खाने लगती है। खाना खाते खाते संध्या अपनी माँ से पूछती है, माँ, आपको तो पता है ना, नवरात्रि आने वाली है। आप हर बार नवरात्रों में दुर्गा माँ की चौकी लगाती हो और नवमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन भी करवाती हो। क्या इस बार आप ऐसा नहीं करोगी? तू तो जानती है संध्या कि दुर्गा माँ को मैं कितना मानती हूँ, लेकिन तू ही बता, सिलाई का काम करने के बाद भी मैं उतना नहीं कमा पाती जितने में हमारी जरूरतें पूरी हो सके। तेरी पढ़ाई का खर्चा भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो इस बार माता रानी की चौकी बिठाने के लिए मेरे पास 1 भी रुपए नहीं है। क्या माँ, दुर्गा माँ की भक्त होने के बावजूद आप इन सब चीजों के बारे में सोच रही हो? आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। देखिएगा, दुर्गा माँ अपने आप हमारी मदद करेंगी। बात तो तेरी बिल्कुल सही है। जब इस बार नवरात्रि आएगी तो हम दोनों मिलकर नवरात्रि के 9 व्रत रखेंगे। बाकी जो होगा सब दुर्गा माँ के भरोसे है, मैं बस मेहनत करूँगी। ऐसा कहकर देवकी अपनी सिलाई मशीन पर बैठ जाती है और सिलाई करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते सिलाई करते करते रात के 3 बज जाते हैं। तभी अचानक से संध्या की आँख खुल जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, आप अभी तक जाग रही हो? कितना काम करोगी माँ? चलो अब सो जाओ, नहीं तो नवरात्रि आने से पहले ही आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं बिटिया, अगर हमें नवरात्रि का त्योहार मनाना है और माता रानी की पूजा करनी है तो मुझे मेहनत तो करनी ही होगी। और तू तो जानती ही है, अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो नवमी में 9 कन्याओं को हम भोजन कैसे कराएंगे? मैं अच्छे से जानती हूँ माँ, लेकिन आप पहले ही बहुत मेहनत कर चुकी हो। चलो अब सो जाओ। संध्या की बात मानकर देवकी अपनी सिलाई बंद कर देती है और अपनी बेटी के पास आकर सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सबसे पहले देवकी अपनी बेटी के लिए लंच बनाकर उसे स्कूल भेज देती है। जिसके बाद संध्या स्कूल चली जाती है और देवकी दोबारा से सिलाई के कामों में लग जाती है। जितना काम करूँगी उतना अच्छा होगा। एक दिन बाद वैसे भी नवरात्रि शुरू होने वाली है। देवकी अपनी पूरी लगन से मेहनत करती रहती है और सिलाई करती रहती है। देवकी के पास जितने कपड़े थे वो सारे सिलकर तैयार कर देती है, लेकिन नवरात्रि के एक दिन पहले तक कोई उससे अपने कपड़े लेने ही नहीं आता, जिस कारण देवकी उदास होकर बैठ जाती है। स्कूल से आने के बाद संध्या जब अपनी माँ को उदास देखती है तो अपनी माँ से कहती है, क्या हुआ माँ, आप परेशान क्यों हो? बेटी, मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि मैंने सबके कपड़े सिलकर तैयार कर दिए हैं, लेकिन कोई भी कस्टमर अपने कपड़े लेने ही नहीं आया, जिस कारण मुझे 1 भी रुपया नहीं मिला। कल नवरात्रि का पहला दिन है, मैं कुछ सामान भी लेकर नहीं आई हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर संध्या भी परेशान हो जाती है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपना गुल्लक लाकर वहीं तोड़ देती है और कहती है, माँ, मैंने इस गुल्लक में काफी सारे पैसे इकट्ठे कर रखे हैं। कभी कभी जब आप मुझे पैसे देती थी तो मैं उसे खर्च नहीं करती थी और गुल्लक में डाल देती थी। आप इन पैसों से कल की पूजा का सारा सामान और प्रसाद ले आओ। संध्या की ये समझदारी देखकर देवकी बहुत खुश होती है और सारे पैसे लेकर बाजार चली जाती है और माता रानी के पूजा का सारा सामान ले आती है। अगले दिन सुबह सुबह दोनों माँ बेटी स्नान करके माता रानी का सच्चे मन से पूजा करती हैं और व्रत भी रखती हैं। पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम को जब देवकी कुछ मीठा खाने बैठती है, तभी उसके दरवाजे पर एक छोटी सी लड़की आ जाती है और देवकी से कहती है, कुछ खाने के लिए दे दो आंटी जी, मुझे बहुत भूख लगी है।
नवरात्रि के दिनों में छोटी कन्या को भोजन करा दोगी तो माता रानी तुम्हारा हमेशा भला करेगी। छोटी बच्ची की बात सुनकर देवकी अपने मन में सोचती है, कितनी मासूम बच्ची है, बहुत गरीब लग रही है। मेरे घर में कुछ ज्यादा तो नहीं है। एक काम करती हूँ, अपने हिस्से का ये मीठा भोजन इस बच्ची को खिला देती हूँ। देवकी ऐसा सोचकर अपने हिस्से का मीठा भोजन उस छोटी बच्ची को दे देती है। वो बच्ची वहीं पर बैठकर फटाफट सारा खाना खा लेती है और खाने के बाद कहती है, भगवान तुम्हारा भला करे और दुर्गा माता की कृपा हमेशा तुम्हारे ऊपर बनी रहे। ऐसा कहने के बाद वो नन्ही सी बच्ची वहाँ से चली जाती है। ऐसा करके देवकी को बहुत खुशी मिलती है और वो उस रात भूखे ही सो जाती है। अगले दिन फिर से वो दुर्गा माँ की पूजा करती है और बाकी बचे समय में अपना सिलाई का काम करती है। काम करते करते देवकी सोच रही थी, हे भगवान, आज मेरे कस्टमर अपने कपड़े लेने आ जाए। हे दुर्गा मैया, कोई करिश्मा कर दो। मैंने सबके कपड़े सिलकर रख दिए हैं, लेकिन कोई इन्हें लेने ही नहीं आ रहा। देवकी ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसके पास एक औरत आती है। अरे देवकी बहन, मैंने तुम्हें कुछ कपड़े सिलने के लिए दिए थे, सिल दिए क्या तुमने? हाँ बहन, मैंने आपके कपड़े 2 दिन पहले ही तैयार कर दिए थे। ठीक है, फिर मुझे मेरे कपड़े दे दो। देवकी खुशी खुशी उस औरत को उसके कपड़े दे देती है और उसके बदले उससे पैसे ले लेती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। आज फिर से वैसा ही होता है। जब देवकी शाम को अपने व्रत का खाना खाने बैठती है तो फिर से उसकी चौखट पर एक दूसरी बच्ची आ जाती है और कहती है, अरे इस भूखी बच्ची को कोई खाना खिला दो। कई दिनों से भूखी हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है। दुर्गा माँ के नाम पर मुझे कुछ खाने को दे दो। देवकी आज भी अपने हिस्से का भोजन उस बच्ची को दे देती है और आज भी खुद भूखी ही सो जाती है। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। इन 2 दिनों में भी उसके घर अलग अलग बच्चियां आई और देवकी ने अपना खाना उन्हें दे दिया। इस तरह लगातार देवकी 4 दिनों तक भूखी रही, जिस कारण उसकी तबीयत खराब हो गई। अरे माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। घर में पैसे भी नहीं है जो मैं आपके लिए दवाई लेकर आ सकूं। घबराओ मत बिटिया, मुझे ऐसा लगता है दुर्गा माँ हमारी परीक्षा ले रही है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब सिलाई का काम कौन करेगा और रोजाना माता रानी को भोग कैसे लगाएंगे हम? नवमी भी अब कुछ दिन बाद आ ही जाएगी। मेरे होते हुए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है माँ। मैं सिलाई करूँगी और रोजाना माता रानी को भोग भी लगाऊंगी। फिर क्या था, संध्या उस दिन से सिलाई की मशीन पर बैठकर अपनी माँ के बदले का काम करने लगती है। एक तरफ उसको माता रानी के भोग की भी चिंता थी और दूसरी तरफ अपनी माँ की दवाइयों की भी। लेकिन संध्या हार नहीं मानती और वो खूब लगन से काम करती रहती है। इस बीच बहुत सारे कस्टमर आए और उन्होंने अपने कपड़े ले लिए, जिस कारण संध्या के हाथ में कुछ पैसे आ गए। उसने उन पैसों से अपनी माँ का इलाज भी किया और माता रानी का भोग भी लेकर आई। सारा काम करने के बाद एक शाम जब संध्या अपना भोजन लेकर बैठी, तभी फिर से एक छोटी बच्ची उसके चौखट पर आ गई। छोटी बच्ची को देखकर संध्या ने अपने मन में सोचा, अगर मैंने इस बच्ची को खाना दे दिया तो मैं या फिर माँ भूखी रह जाएंगी। मैं भूखी रह जाऊँ तो कोई बात नहीं, लेकिन माँ भूखी नहीं रहनी चाहिए। ऐसा सोचकर संध्या अपने हिस्से का खाना उस बच्ची को खिला देती है और अपनी माँ को भी खाना खिला देती है। धीरे धीरे संध्या की माँ ठीक होने लगती है। देखते ही देखते नवमी का दिन आ जाता है। बेटी, तेरी मेहनत और तेरी लगन से मेरी तबीयत तो ठीक हो गई है, लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। फिर हम 9 कन्याओं का भोजन कैसे बनाएं? ना जाने दुर्गा माता हमारी कितनी परीक्षा ले रही है। माँ, मैंने 10 लोगों के कपड़े सिलकर रखे हैं। अगर आज वो कस्टमर अपने कपड़े लेने आ गए तो हमारे पास बहुत पैसे हो जाएंगे और वैसे भी दशहरा आने वाला है तो सभी को नए कपड़े चाहिए होंगे। मेरा दिल कहता है आज कस्टमर जरूर आएंगे। संध्या ऐसा कहती ही है कि तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और सभी अपने अपने कपड़ों के बदले पैसे देकर अपने कपड़े वहाँ से ले जाते हैं, जिसके बाद दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती हैं। दोनों उन पैसों से सामान खरीद कर लाती हैं और 9 कन्याओं का भोजन बनाकर तैयार कर देती हैं। भोजन बनने के बाद दोनों 9 कन्याओं को बुलाने के लिए घर से बाहर जाती हैं। माँ, आज कहीं भी कन्याएं तो दिखाई ही नहीं दे रही। अब हम क्या करें माँ?
लगता है हमारे मोहल्ले की सारी कन्या लोगों के घर में भोजन ग्रहण कर रही है। एक काम करते हैं, घर जाकर इंतजार कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद आएंगे। दोनों माँ बेटी वापस घर लौट आती हैं, लेकिन घर आकर वो हैरान रह जाती हैं, क्योंकि उनके घर में वही 9 बच्चियां बैठी थी जो हर रोज एक एक करके उनके घर खाना मांगने आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ उनके घर के एक कोने में बहुत सारा सोना, चांदी, बहुत महंगी महंगी चीजें रखी होती हैं। 9 कन्याओं को देखकर देवकी बहुत खुश होती है। वो समझ जाती है कि ये सब दुर्गा माता का ही स्वरूप है। वो संध्या से कहती है, मेरी दुर्गा माँ हर रोज अपने अलग अलग अवतार में मेरे घर आती रही, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। क्षमा कर दीजिएगा दुर्गा माँ, मुझे आज समझ आ गया कि आप मेरी परीक्षा ले रही थी। ऐसा कहकर देवकी अपने दोनों हाथ जोड़ लेती है। तभी उसके सामने साक्षात दुर्गा माँ प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं, देवकी, तुमने और तुम्हारी बेटी ने मिलकर मेरी भक्ति बहुत श्रद्धा से की है। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे इन सभी स्वरूप को अच्छे से भोजन कराओ, फिर तुम्हें ये गरीबी दोबारा कभी नहीं देखनी पड़ेगी। ऐसा कहकर दुर्गा माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं। जिसके बाद संध्या और देवकी दोनों मिलकर उन 9 कन्याओं को भोजन करवाती हैं। उस दिन के बाद से उनकी सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। उनके पास इतनी धन संपत्ति थी कि उन्हें कभी किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन देवकी अपना दर्जी वाला काम कभी नहीं छोड़ती और मेहनत करते हुए अपनी बेटी के साथ अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। जादुई 3 गाउन की नदी। एक समय की बात है, सरिता अपनी 3 बेटियों रश्मि, नेहा और पूनम के साथ ही रहा करती थी। सरिता का पति उसके साथ नहीं रहता था, क्योंकि जब सरिता की तीनों बेटियां बहुत छोटी थी, तभी सरिता के गांव में एक साधु बाबा आया था और उस साधु के शरण में ही सरिता का पति साधु बन गया था और उन्हीं के साथ संन्यास लेकर चला गया था। उस दिन के बाद से सरिता ही अपनी तीनों बच्चियों का पालन पोषण कर रही थी। उन तीनों में सबसे बड़ी रश्मि थी और सरिता के काम पर जाने पर वही घर का और अपनी छोटी बहनों का ध्यान रखती थी। ऐसी ही एक दिन पूनम और नेहा पार्क में खेल रही होती है कि तभी वहाँ पर टीना और सिम्मी आ जाती है। टीना, तुम जानती हो कुछ दिनों बाद इन दोनों जुड़वा बहनों का बर्थडे है, लेकिन अभी तक इनके लिए नए कपड़े नहीं आए और ना ही कभी आएंगे, क्योंकि ये लोग कभी अपना बर्थडे मना ही नहीं पाते। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। मैंने तो ये तक सुना है कि इनके बर्थडे पर तो केक भी नहीं आता। ये लोग तो बस हलवा काट कर ही अपना जन्मदिन मनाते हैं। पता नहीं ये लोग ऐसे कैसे जी रहे हैं। सिम्मी, इसे जिंदगी जीना नहीं बल्कि काटना कहते हैं। ये लोग तो धरती पर बोझ हैं। असली जिंदगी तो हम अमीर लोग जीते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और बहुत ही मजेदार पार्टियां भी करते हैं। और वहीं ये लोग कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जीते हैं। बहुत हो गया है, तुम लोगों का हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। हम कुछ नहीं कह रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मुंह में जो आएगा तुम वो बोलती जाओगी। मेरा मुंह है, मैं तो बोलूंगी, और वैसे भी सच कड़वा ही होता है। इतना ही सच बोलने का शौक है तो कहीं और जाकर बोलो, यहाँ हमारा सर खाने की जरूरत नहीं है। रहने दो टीना, लगता है ये दोनों अपनी सच्चाई जानकर चिढ़ गई है, तभी ऐसे रिएक्ट कर रही है। ऐसा कहकर सिम्मी और टीना जोर जोर से हंसने लग जाती है। ये सब सुनकर पूनम और नेहा को बहुत तेज गुस्सा आता है, इसलिए वो टीना और सिम्मी की पिटाई कर देती है और फिर भागकर घर आ जाती है और घर आकर सारी बात रश्मि को बताती है। ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? तुम दोनों जानती हो ना कि टीना और सिमी हमारी मकान मालकिन की बेटियां हैं। मैं जानती हूँ दीदी, पर वो दोनों बहुत ज्यादा बोल रही थी। नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है दीदी, वो दोनों हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रही थी, इसलिए हमसे सहा नहीं गया। लेकिन तुम दोनों ने जो भी किया है बहुत गलत किया है। 2 महीने से हमारा घर का किराया नहीं गया है, फिर भी मकान मालकिन शांत थी, लेकिन अब जो हुआ है उसके बाद वो शांत नहीं बैठेंगी। दीदी, हमें माँ को बता देना चाहिए। नहीं, अभी माँ थक कर काम से आई है, वो सो रही है। जब वो उठेंगी तब उनसे बात करेंगे। रश्मि इतना कह ही रही होती है कि तभी मकान मालकिन गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ आ जाती है। तुम दोनों की हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटियों को हाथ लगाने की? तुम दोनों जानती भी हो उन दोनों को कितनी चोटें आई है। मुझे उन दोनों को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। हमें माफ कर दीजिए मालकिन, जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन हम लोग माफी मांगने के लिए तैयार हैं
और ये दोनों भी टीना और सिम्मी से माफी मांगने के लिए तैयार हैं। अब मुझे कोई माफी नहीं चाहिए। मैंने तुम लोगों पर बहुत तरस खा लिया, लेकिन लगता है वो मेरी गलती थी। मकान मालकिन इतनी तेज आवाज में बात कर रही होती है कि सरिता की आंख खुल जाती है और वो बाहर आती है। सब कुछ जानने के बाद सरिता मकान मालकिन से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, आप चिंता मत कीजिए। मुझे कल मेरी तनख्वाह मिलने वाली है, मैं आपका किराया जरूर चुका दूंगी। अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। शाम से पहले पहले अपना बोरे बिस्तर बांधो और निकलो, नहीं तो तुम लोग मुझे जानते हो, मैं पुलिस को बुला लूंगी, उसके बाद पुलिस अपना काम करेगी। सरिता जानती थी कि मकान मालकिन कैसी है, इसलिए वो शाम से पहले ही अपना बोरियम बिस्तरा लेकर अपनी बेटियों के साथ वहाँ से निकल जाती है। हे भगवान, अब हम जाए तो जाए कहाँ? अपनी तीनों बच्चियों को लेकर मैं ऐसे सड़क पर तो नहीं घूम सकती। सरिता ये सब कुछ मन में सोचकर सड़क पर बेसुध चल रही होती है कि तभी एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मार देती है। तीनों बहनें ये सब देखकर हैरान रह जाती है और भागकर अपनी माँ के पास जाती है। माँ को क्या हो गया? माँ, आंखें खोलो, इनके सर से तो बहुत खून बह रहा है, हमें माँ को जल्द से जल्द अस्पताल लेकर चलना होगा। वो लोग सरिता को अस्पताल ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में ही सरिता की मृत्यु हो जाती है। माँ, पहले से ही हमारी जिंदगी में इतनी परेशानियाँ और इतना दुख है, और उसके बाद आप भी हमें छोड़कर चली गयी। आप बताइए, हम लोग आपके बिना कैसे जी पाएंगे? माँ। दीदी, ये सब हमारी गलती है, ना हमने टीना और सिम्मी को मारा होता, ना ही मकान मालकिन हमें घर से निकालती, और ना ही आज ये सब होता। जो भी हुआ उसके लिए तुम दोनों अपने आप को दोष मत दो, हम गरीबों की तो किस्मत ही ऐसी होती है। इसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके अपनी माँ का अंतिम संस्कार करते हैं। उन लोगों के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वो लोग एक छोटे से जंगल में चले जाते हैं और वहाँ की लकड़ियों से किसी तरह जोड़ जोड़ के एक झोपड़ी बना लेते हैं। क्योंकि रश्मि सबसे बड़ी थी, इसलिए उसे अपने दोनों बहनों का ख्याल रखना था, इसलिए वो घर से काम की तलाश में निकल जाती है। कई दिन तो वो इधर उधर भटकती रहती है। फिर एक दिन उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान पर साफ सफाई का काम मिल जाता है और वो वहीं काम करने लग जाती है। रश्मि बहुत ही लगन से काम करती है और उसका काम देखकर उसकी मालकिन बीना बहुत खुश होती है। सच में रश्मि, तुम्हारा काम बहुत ही अच्छा है। मैंने जो पहले साफ सफाई वाली रखी थी वो ढंग से काम नहीं करती थी, कभी इधर धूल रह जाती तो कभी उधर धूल रह जाती थी, और वो अपने काम के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करती थी। पर तुम तो पूरी दुकान को एकदम चकाचक रखती हो और साथ ही साथ कपड़े को उसकी सही जगह पर रखना, कस्टमर का ध्यान रखना और बाकी काम भी कर लेती हो। सच में मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया, इसलिए आज मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। अपनी मालकिन की बात सुनकर रश्मि बहुत खुश होती है, परंतु ये सब सिम्मी और टीना देख रही होती है, क्योंकि सिम्मी और टीना भी उसी दुकान पर शॉपिंग कर रही होती है। ये तो पूनम और नेहा की बड़ी बहन है। क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रही है। इसकी छोटी बहनों ने हमें बहुत परेशान किया है, उसका बदला अब हम इससे ले लेंगे। लेकिन हम करेंगे क्या? सिंपल है, हम इस दुकान से ये सारे कपड़े लेकर चले जाएंगे और जब यहाँ की मालकिन हमसे पूछेगी तो हम कह देंगे कि हमने कपड़ों के पैसे इसे दे दिए हैं। क्या बात है, तेरा प्लान तो बहुत ही मस्त लग रहा है। इसके बाद सिम्मी और टीना बहुत सारी शॉपिंग करती है और दुकान से निकलने लगती है। तभी दुकान की मालकिन उन दोनों को रोक लेती है और पूछती है, आप लोगों ने पैसे पे नहीं किए? एक्सक्यूज मी, हम पैसे पहले पे कर चुके हैं। आपकी जो स्टाफ वहाँ खड़ी है, हमने उसे पैसे दे दिए थे। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, अभी तो वो जा चुकी है, कल मैं उसे पैसे ले लूंगी। आपका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। फिर दोनों बहनें वहाँ से हंसती हुई निकल जाती है। अगले दिन जब रश्मि काम पर आती है तो बीना उसके पास आती है और कहती है, रश्मि, कल जो उन दोनों कस्टमर ने पैसे दिए थे, लाओ वो मुझे दे दो। पैसे? कौन से पैसे मालकिन? मुझे तो किसी ने कोई पैसे नहीं दिए। झूठ बोलना बंद करो रश्मि, कोई भी कस्टमर हमसे झूठ नहीं बोलता, और वो दोनों तो हमारे परमानेंट कस्टमर है और वो बहुत ज्यादा अमीर भी है, इसलिए वो झूठ नहीं बोलेंगी। जल्दी बताओ मेरे पैसे कहाँ है? बीना सवाल पर सवाल करती रहती है, पर रश्मि के पास कोई जवाब नहीं होता। फिर बीना गुस्से में आकर कहती है,
ठीक है, अब बहुत हो गया है। मैं बहुत सुन चुकी हूँ तुम्हारी झूठ। मुझे कल के कल मेरे 50,000 रुपए चाहिए, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी और तुम्हें और तुम्हारी दोनों बहनों को जेल में डलवा दूंगी। अब निकल जाओ यहाँ से और कल पैसे लेकर आना। बेचारी रश्मि बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता आखिर वो क्या करे। वो दुकान से निकल जाती है और चलते चलते उसे होश ही नहीं रहता कि वो घर की जगह कहाँ पहुँच गई है। जब वो देखती है तो वो किसी जंगल में पहुँच गई होती है, जहाँ 3 अलग अलग गाउन होते हैं और उन गाउन में से नदी निकल रही होती है। ये सब नजारा देखकर रश्मि हैरान रह जाती है। ये सब क्या है? यहाँ तो सोने का और चांदी का गाउन है और उनके साथ में एक पुराना सा गाउन भी है और इन सभी गाउन में से एक नदी बह रही है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। रश्मि ये सब सोच ही रही होती है, तभी वहाँ पर 3 नन्ही परियां प्रकट हो जाती है और रश्मि से कहती है, रश्मि क्या तुम इन गाउन और उनकी नदी को देख सकती हो? हाँ, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं, पर ये सब है क्या? अगर तुम्हें ये सब दिखाई दे रहे हैं तो जरूर कोई खास वजह होगी। रश्मि, यहाँ पर जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो जादुई गाउन और उनकी नदी है। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर सोने चांदी के गाउन के साथ ये पुराना गाउन क्यों रखा है? रश्मि, तुम्हें इन तीनों में से किसी एक गाउन की नदी में डुबकी लगानी होगी। अगर तुम सोने के गाउन की नदी में डुबकी लगाती हो तो तुम बहुत ही अमीर बन जाओगी। तुम्हारे पास बहुत सारी धन दौलत आ जाएगी। और अगर तुम चांदी के गाउन की नदी में डुबकी लगाती हो तो तुम बहुत ही फेमस हो जाओगी। तुम्हारे पास बहुत सारा फेम आ जाएगा। और ये तीसरा गाउन, इससे क्या होगा? अगर तुम तीसरे गाउन की नदी में डुबकी लगाती हो तो तुम हमारी मदद कर पाओगी। हम लोग यहाँ पृथ्वीलोक पर फंस चुके हैं। अगर तुम इस नदी में डुबकी लगा लेती हो तो पृथ्वीलोक से परीलोक तक एक बादलों की सीढ़ी बन जाएगी और फिर वापस हम परीलोक जा पाएंगे। अब बताओ कौन सी नदी में डुबकी लगाना चाहती हो? रश्मि थोड़ी देर सोचती है और फिर बिना कुछ कहे ही तीसरी जादुई गाउन की नदी में डुबकी लगा लेती है। रश्मि के उस नदी में डुबकी लगाते ही वहाँ पर सच में बादलों की सीढ़ियाँ बन जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि। अब हम लोग अपने अपने घर जा पाएंगे। तुमने हमारी मदद की है, इसलिए अब हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अब तुम ये तीनों गाउन रख सकती हो। ये तीनों गाउन तुम्हें वो सब कुछ देंगे जिसकी तुम्हें जरूरत है। ऐसा कहकर वो तीनों परी वहाँ से परीलोक चली जाती है और रश्मि उन तीनों गाउन को लेकर घर आ जाती है। उन तीनों गाउन की मदद से रश्मि को पैसा, धन दौलत, रुतबा सब मिल जाता है और वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है। इसके बाद रश्मि गाउन की मदद से 50,000 रुपए इकट्ठा करती है और उस दुकान की मालकिन को दे देती है और अब तीनों बहनें एक शानदार जीवन जीने लगती है और अपने जीवन को बेहतर करने के साथ साथ वो कई गरीब बच्चों और लोगों की भी मदद करने लगती है और हंसी खुशी रहने लग जाती है। गरीब बहन का रक्षाबंधन। ये कहानी उत्तराखंड के एक खूबसूरत गांव में रहने वाली विद्या की है। विद्या अपनी माँ के साथ रहा करती थी। वो छोटी थी तभी उसके पिता गुजर गए थे। विद्या अपने गांव की सबसे होशियार लड़की थी। हमेशा पढ़ाई में आगे रहती थी, खेल कूद में आगे रहती थी और घर के सभी काम को बहुत समझदारी के साथ पूरा करती थी। यहाँ तक कि वो गांव वालों की मदद करने में भी कभी पीछे नहीं हटती थी। एक दिन, माँ कहाँ हो? मुझे स्कूल जाने में देरी हो रही है। आपने अभी तक खाना नहीं बनाया क्या? अगर नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, रहने दो, मैं घर आकर खाना खा लूंगी। अरे मेरी बिटिया रानी, मैंने तेरा टिफिन तेरे बस्ते में डाल दिया है। अच्छा जी, देखूं तो जरा क्या बनाया है आपने आज। ऐसा कहकर विद्या अपने बैग से अपना टिफिन निकालती है और उसे खोल कर देखती है। अरे वाह माँ, आज आपने मुझे रात की रोटी के साथ चटनी दी है, वो भी मेरी फेवरेट वाली चटनी। तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। ठीक है माँ, अब मैं स्कूल जा रही हूँ, बाय बाय। ऐसा कहकर विद्या स्कूल चली जाती है। पूरे गांव में विद्या का परिवार सबसे गरीब था, लेकिन पहले वो लोग गरीब नहीं थे। जब विद्या के पिता जिंदा थे तब उनके पास बहुत पैसा था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद विद्या के भाई राकेश ने सारी जमीन जायदाद बेच दी और उन पैसों से अपना करियर बनाने विदेश चला गया। तब से जैसे तैसे विद्या की माँ लोगों के घर में साफ सफाई का काम करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाती थी।
और विद्या घर में रहकर लोगों के छोटे मोटे कपड़े सिला करती थी, जिससे कि उनके घर का किराया निकल जाता था। एक दिन गांव के ठेकेदार की पत्नी विद्या के घर के बाहर आकर बोली, विद्या, ओ विद्या बेटा, कहाँ हो? जरा बाहर तो आना। अरे काकी, आप मुझे ही बुला लिया होता, क्या काम है बताइए। बेटी, मेरी ये रेशम की साड़ी है, तुझे इस साड़ी का ब्लाउज सिलना है। और हाँ, ब्लाउज बहुत सुंदर सिलियो। ये ले रेशम का धागा, इस धागे से ही मेरा ब्लाउज सिलना। बहुत महंगी साड़ी है। ये कह रहे थे कि पूरे 6,000 रुपए की साड़ी लाए हैं, इसलिए ध्यान रहे कि साड़ी को कोई नुकसान ना पहुँचे। आप चिंता मत कीजिए काकी, मैं इतना अच्छा ब्लाउज सिलूंगी कि आपकी 6,000 की साड़ी 10,000 की लगेगी। ठेकेदार की पत्नी अपनी साड़ी और रेशम का धागा देकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद विद्या के घर एक डाकिया चिट्ठी लेकर आता है। विद्या डाकिया से चिट्ठी लेकर पढ़ने लगती है। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते अचानक विद्या मुस्कुराने लगती है और जोर जोर से झूमने लगती है और दौड़कर अंदर अपनी माँ के पास जाती है। माँ, ओ माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। इस बार रक्षाबंधन पर भैया घर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वो हमारे लिए एक तोहफा लेकर आ रहे हैं। ये सब उन्होंने खत में लिखा है और भैया ने आपसे अपनी गलतियों की माफी भी मांगी है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। अब तो वो बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। रुको माँ, मैं ये खबर पूरे गांव वालों को देकर आती हूँ। भाई का पत्र मिलने पर विद्या बहुत खुश थी। वो चिट्ठी लेकर पूरे गांव में शोर मचाने लगी। दादी माँ, आपको पता है रक्षाबंधन पर मेरा भाई आ रहा है, मेरा अपना राकेश भाई। ओ चचा, इस रक्षाबंधन में मैं अपने सगे भाई को ही राखी बांधूंगी। इस तरह विद्या हल्ला करते हुए पूरे गांव में घूमने लगती है। लेकिन तभी उसे अचानक से याद आता है कि उसके पास तो राखी खरीदने के लिए पैसे ही नहीं हैं। बेचारी उदास हो जाती है और मुंह लटकाकर वापस घर आ जाती है। क्या हुआ बिटिया, तुम्हारा भाई आ रहा है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? किसी ने मेरी लाडली को कुछ कहा क्या? माँ, हमारे पास भैया के लिए राखी खरीदने के लिए तो पैसे ही नहीं हैं। अब हम रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाएंगे? आइडिया, मैं राखी अपने हाथों से बनाऊंगी। लेकिन राखी बनाने के लिए रेशम के धागे कहाँ से आएंगे? रेशम के धागे तो बहुत महंगे मिलते हैं। तभी विद्या की नजर ठकुराइन की पत्नी द्वारा दिए गए रेशम के धागे पर जाती है। विद्या थोड़ा मुस्कुराती है और उस धागे को लेकर राखी बनाने बैठ जाती है। पूरे 2 घंटे की मेहनत के बाद विद्या अपने भाई के लिए बहुत सुंदर राखी बना देती है। ये सब देखकर उसकी माँ की आंखें नम हो जाती हैं और वो उसके पास जाती है। देखो माँ, मैंने घर में ही भैया के लिए कितनी सुंदर राखी बनाकर तैयार कर दी है। अरे वाह बिटिया, ये तो बहुत खूबसूरत लग रही है। तुमने तो इस धागे से बहुत सुंदर राखी बनाई है। 2 दिन बाद रक्षाबंधन आ जाता है। रक्षाबंधन वाले दिन राकेश की फ्लाइट लैंड करती है। राकेश अपनी माँ और बहन के लिए जो तोहफा लाने वाला था, वो तोहफा उसकी पत्नी थी। राकेश ने बिना किसी को बताए प्रिया नाम की लड़की से शादी कर ली थी। एयरपोर्ट पर प्रिया राकेश से कहती है, राकेश, एक बार और सोच लो, अभी भी टाइम है, हम वापस अपने घर जा सकते हैं। सीरियसली, तुम एक राखी के लिए इतनी दूर आए हो? आई कांट बिलीव दिस। इट्स ओके प्रिया, हम यहाँ पर सिर्फ छुट्टियाँ मनाने आए हैं। कोई बहाना नहीं था, इसलिए राखी का लेटर लिखना पड़ा। अगर कहीं और जाते तो ज्यादा पैसे लग जाते। राकेश और प्रिया एयरपोर्ट से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रक्षाबंधन का दिन था, इसलिए विद्या समय पर नहाकर सारी तैयारियां कर लेती है। कहीं आखिरी वक्त पर वो कुछ भूल ना जाए, क्योंकि उसका भाई इतने सालों बाद राखी पर घर जो आ रहा था। माँ, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? भैया किसी भी वक्त आते ही होंगे। मैं अभी नहाकर कपड़े बदल लेती हूँ। थोड़ी देर बाद रसोई में जाकर कढ़ाई वाला गैस बंद कर देना। आधे घंटे बाद राकेश और प्रिया की गाड़ी घर के बाहर आकर रुकती है। गाड़ी की आवाज सुनकर विद्या और उसकी माँ घर के बाहर आ जाते हैं। राकेश की बहन विद्या और उसकी माँ की हालत देखकर प्रिया को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचती है, ओह गॉड, इस घर में मैं तो एक रात भी नहीं रह सकती। विद्या और माँ के फटे पुराने कपड़े देखकर प्रिया को उनसे चिढ़ हो जाती है और वो उनसे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझती है। विद्या भागकर राकेश के गले लग जाती है।
राकेश भी उसे प्यार देकर अपनी माँ के पैर छूता है। तभी विद्या प्रिया से मिलने उसके करीब जाती है। ओह प्लीज मेरे पास मत आना, तुम्हारे छूने से मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। विद्या को प्रिया की ये बात बहुत बुरी लगती है। तभी राकेश कहता है, माँ ये प्रिया है। आप दोनों के लिए मैं जो तोहफा लाने वाला था वो यही है। 6 महीने पहले हम दोनों ने शादी कर ली थी। राकेश की ये बात सुनकर विद्या की माँ का दिल टूट जाता है कि उनके बेटे ने शादी कर ली और उन्हें बताना जरूरी भी नहीं समझा। राकेश की माँ कुछ बोलती इससे पहले ही राकेश बोलता है, अब आप अपना मेलोड्रामा शुरू मत करना प्लीज माँ। राकेश की माँ सब कुछ भूलकर प्रिया के सर पर हाथ रखकर उसको आशीर्वाद देती है। तभी राकेश कहता है, माँ ये बताओ तुमने खाने में क्या बनाया है? बहुत भूख लगी है, सबसे पहले खाना निकाल दो। हाँ बेटा, तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं खाना निकाल देती हूँ। राकेश की माँ सबके लिए थाली में खाना परोसकर जमीन पर रख देती है। थोड़ी देर बाद राकेश और प्रिया हाथ मुंह धोकर आते हैं। राकेश खाना खाने बैठ जाता है, लेकिन प्रिया मुंह बनाते हुए कहती है, ओह गॉड, मैं इसे जमीन पर बैठकर इतना गंदा खाना नहीं खा सकती। मैं अपने लिए बाहर से ऑर्डर कर लूंगी। प्रिया के ऐसे बोल सुनकर सब प्रिया को देखने लगते हैं। तभी विद्या कहती है, देखो भाभी, आपको हमें जो कहना है कहो, लेकिन खाने को कुछ मत कहो, क्योंकि अन्न की कीमत हमसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। कुछ देर बाद खाना पीना खत्म हो जाता है। विद्या एक थाली में राखी और मिठाई लेकर अपने भाई के पास आती है। अपनी बहन को आता देख राकेश अपनी बचपन की यादों में खो जाता है। बचपन में विद्या उसको हमेशा उसकी पसंदीदा लाल कलर की राखी बांधती थी। ये क्या विद्या, बचपन में तो तुम मुझे हमेशा मेरी फेवरेट रेड कलर की राखी बांधती थी। आज इतने सालों बाद मैं तुमसे राखी बंधवाने आया हूँ और तुमने मेरे पसंद की राखी ना खरीद कर ये राखी क्यों खरीदी? भैया, आपके लिए राखी मैंने अपने हाथों से बनाई है। इन सभी बातों में प्रिया को फिर से बोलने का मौका मिल गया। वो बोली, तुम लोगों की तो राखी खरीदने की भी हैसियत नहीं है। तुम्हें पता है, मैंने अपने भाई को गोल्ड की राखी भेजी है जिसके ऊपर एक डायमंड लगा हुआ था। ओहो, तुमने कभी डायमंड देखा भी नहीं होगा। राकेश चुपचाप ये सब सुन रहा था। उसने प्रिया से कुछ नहीं बोला। माँ को प्रिया की इस बात पर बहुत गुस्सा आया। वो कुछ कहती इससे पहले ही विद्या ने कहा, भाभी, भले ही आपकी राखी सोने की और डायमंड की थी, लेकिन फिर भी आपके किस्मत में अपने भाई को अपने हाथों से राखी बांधना नहीं लिखा था। इससे अच्छी तो बिना पैसों की हाथ से बनी इस गरीब बहन की राखी है, जिसका नसीब उस सोने की राखी से कई गुना अच्छा है, क्योंकि इसे एक बहन ने अपने हाथों से अपने भाई के कलाई पर बांधी है। और हाँ प्रिया, तुम जिस पैसों का रोब हमें दिखा रही हो, एक बात याद रखो, ये सारा पैसा मेरे पति का है। अगर राकेश हमसे छल करके सालों पहले सारी प्रॉपर्टी बेचकर पैसे नहीं ले गया होता, तो आज हम इस गांव के सबसे अमीर लोग होते। उन्हीं पैसों की वजह से आज तुम दोनों अपने जीवन में सुख भोग रहे हो। मैं लोगों के घरों का काम करके अपने घर के लिए रोटी कमाती हूँ। आज मेरी और विद्या की जो हालत है, उसका जिम्मेदार राकेश ही है। तुम दोनों को तो हमारा एहसान मानना चाहिए कि इतना सब कुछ होने के बावजूद हमने तुम्हें खुशी खुशी अपना लिया। माँ की ये सारी बातें सुनकर राकेश अपने किए पर शर्मिंदा होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रिया को भी अपने बोले शब्दों पर शर्मिंदगी महसूस होती है। राकेश अपनी माँ के पैरों में गिर जाता है और अपनी माँ से माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो माँ, आप लोगों की हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। आपके और विद्या के साथ मैंने बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दो माँ। मुझे भी माफ कर दीजिए सासू माँ, मैंने भी आप लोगों को बहुत कुछ गलत बोल दिया। अब से मैं और राकेश यहीं पर रहेंगे और हमारा सब कुछ आपका होगा। माँ, भैया और भाभी को माफ कर दीजिए ना। विद्या की माँ दोनों पति पत्नी को माफ कर देती है। उसके बाद पूरा परिवार रक्षाबंधन का त्योहार बहुत खुशी से मनाता है। तब से राकेश और प्रिया वहीं रहने लगते हैं। इस तरह पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है और सभी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। एक बार की बात है, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में अंजलि अपनी माँ अनीता के साथ रहती थी। अंजलि बहुत साधारण लड़की थी। वो ना ही ज्यादा किसी से बातें करती
और ना ही ज्यादा किसी से घुला मिला करती थी। अंजलि के पिताजी की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। अंजलि की माँ अनीता सड़क के किनारे सब्जी की रेहड़ी लगाया करती थी। एक दिन अंजलि अपनी माँ से कहती है, माँ, नाश्ता तैयार है, आप पहले नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद सब्जी बेचने जाना। ठीक है बेटी, मेरी बेटी मेरा कितना सेवा करती है। हे भगवान, ऐसी बेटी सबको देना। नाश्ता करने के बाद अनीता सब्जी का ठेला लेकर सड़क के किनारे चली जाती है। आलू ले लो, पालक ले लो, खीरा ले लो, ताजी ताजी हरी सब्जियां ले लो। अनीता की सब्जियां बिक जाया करती थी, पर बची हुई सब्जी 2-4 दिनों में खराब हो जाती थी। सब्जी बेचकर अनीता को कोई फायदा नहीं हो रहा था। एक दिन अनीता अपने पति को याद करके कहती है, अंजलि के पापा, अब हमारी बेटी शादी के लायक हो गई है। मुझे अब उसकी शादी भी करनी है और मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि कोई नौकरी कर सकूं। मैं आज ही गांव के जमींदार के पास जाकर कुछ काम मांगती हूँ। ये बोलकर अनीता अपनी सब्जियों का ठेला लेकर अपने घर चली जाती है। अपनी माँ को जल्दी घर आता देख अंजलि बोलती है, माँ, आज तो आप बहुत जल्दी घर आ गई। हाँ, सभी ताजी सब्जियाँ बिक गई हैं और ये बासी सब्जियाँ बच गई हैं। इसे कोई भी नहीं खरीदता, इसलिए मैं घर वापस आ गई। लेकिन माँ, आज आप इतना उदास क्यों है? क्या हुआ माँ? बिटिया, तू तो जानती ही है, मैं हर रोज 15 किलो सब्जियां लेकर आती हूँ, जिसमें से 6-7 किलो ही सब्जी बिकती है। बाकी की सब्जियां ना बिकने से खराब हो जाती हैं। बिटिया, जितना मैं सब्जियां बेचती हूँ, उसमें से कोई भी बचत नहीं हो पाता है। बेटी, मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई और काम देख लूँ, इसलिए मैं आज जमींदार के घर काम ढूंढने जा रही हूँ। ठीक है माँ। उसके बाद अनीता जमींदार के घर जाती है और जमींदार से बोलती है, जमींदार जी, मैं आपके गांव में रहती हूँ और मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम वही हो ना जो ठेले पर सड़क के किनारे सब्जियाँ बेचती हो और नदी के उस पार मिट्टी वाले घर में रहती हो। हाँ हाँ जमींदार जी, आपने मुझे सही पहचाना। मुझे अपने गांव के सभी लोगों की खबर रहती है, कौन क्या कर रहा है। अब तुम बताओ, तुम्हें मुझसे क्या काम है? जमींदार जी, सब्जियां बेचकर मेरी कोई भी बचत नहीं हो पा रही है और मेरी बेटी भी शादी के लायक हो गई है, इसलिए मैं आपके पास काम के लिए आई हूँ। अगर आपके पास कोई काम हो तो कृपया करके मुझे उस काम पर रख लीजिए। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें काम चाहिए तो कल से आ जाना। तुम मेरे घर पर नौकरों के साथ कर लेना, मैं तुम्हें महीने के 5,000 रुपए दे दिया करूँगा। ठीक है जमींदार साहब, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर अनीता अपने घर आ जाती है और अपनी सारी कहानी अंजलि से कहती है, बिटिया, जमींदार ने मुझे काम पर रख लिया है। कल से मैं जमींदार के घर पर काम पर जाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि सुबह सुबह सब्जियाँ बेचने चली जाऊँ और सब्जियाँ बेचने के बाद जमींदार के घर जाकर काम भी कर लूँ। लेकिन माँ, आप इतना सारा काम कैसे कर पाओगी? आपकी अब उम्र भी हो गई है। आप इतना सारा काम करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। आप सब्जियां बेचने जाना और जमींदार के घर काम पर मैं चली जाऊंगी। लेकिन बिटिया, तुम ये सब कैसे कर पाओगी? लेकिन कुछ नहीं माँ, मैंने कहा ना कि आप ज्यादा काम नहीं करोगी तो बस नहीं करोगी। अंजलि की जिद के आगे अनीता उसे रोक नहीं पाती है। अगले दिन अंजलि घर का सारा काम करके जमींदार के घर काम करने चली जाती है। अंजलि मन लगाकर जमींदार के घर काम कर रही होती है कि तभी जमींदार वहाँ पर आता है और अंजलि से कहता है, अरे लड़की, तुम अनीता की बेटी हो ना? जी हाँ, वो मेरी माँ है। लेकिन तुम्हारी माँ तो कह रही थी कि वो काम पर आएगी। चलो कोई बात नहीं, मुझे तो काम से मतलब है, चाहे तुम करो या तुम्हारी माँ करे। जमींदार जी, मेरी माँ की अब उम्र हो गई है, अब उनसे ज्यादा काम नहीं हो पाता है, इसलिए उनकी जगह मैं ही काम पर आऊंगी। ठीक है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम अंजलि है। अंजलि, तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अंजलि को जमींदार की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन वो कामों में लगी रहती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अंजलि जमींदार के घर काम करती और जमींदार पूरे दिन उस पर नजर रखता था। अंजलि जमींदार की हरकतों से परेशान हो गई थी, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती थी। वो चुपचाप उसके घर काम करती और शाम होते ही अपने घर चली जाती। एक दिन अंजलि जमींदार के घर खाना बना रही थी,
तभी जमींदार वहाँ पर आता है और अंजलि से कहता है, अंजलि, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहिए जमींदार साहब। अंजलि देख, मैं तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ। तेरी माँ अब बूढ़ी हो गई है, अब उससे ज्यादा काम नहीं हो पाता है। मैं उसकी सारी परेशानियाँ समझता हूँ। तेरी माँ चाहती है कि तेरी शादी अच्छे घर में हो जाए, लेकिन अंजलि, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मानता हूँ कि मेरी शादी हो गई है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जमींदार साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपके बेटे की उम्र की हूँ, आपको ऐसी बात करते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही? देख, फालतू का भाषण मत दे। क्या सही है और क्या गलत मैं भी समझता हूँ। अगर तुझे मेरी बातें समझ में नहीं आती तो कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे काम से क्या निकालेंगे? मैं ये काम खुद ही छोड़कर जा रही हूँ, मुझे नहीं करना यहाँ पर काम। अंजलि जमींदार को बातें सुनाकर अपने घर जाने लगती है और वो चलते चलते सोचती है, अगर ये बात मैंने माँ को बताई तो माँ पर क्या बीतेगी। मुझे ये सारी बातें माँ से छुपानी होगी, परंतु माँ मुझसे पूछेगी तो मैं उन्हें क्या कहूँगी। अंजलि ये सब सोच रही होती है और सोचते सोचते घर जाने की जगह एक जंगल चली जाती है। अंजलि अपने घर से ज्यादा नहीं निकलती थी, इसलिए वो घर का रास्ता भटक जाती है और उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो किधर जाए। ये मैं कहाँ आ गई? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर जाऊँ तो किधर जाऊँ? मेरी माँ मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब मैं घर वापस कैसे जाऊँ? मेरी मदद कीजिए भगवान जी। अंजलि बहुत उदास हो जाती है और वो जंगल में एक पत्थर पर बैठकर रोने लगती है। तभी अंजलि के पास एक परी आती है और वो परी अंजलि से कहती है, क्या हुआ बिटिया, तुम यहाँ बैठे बैठे रो क्यों रही हो? अंजलि परी को देखकर हैरान हो जाती है और परी से कहती है, परी जी, मैं अपने घर का रास्ता भटक गई हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, प्लीज मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान हो? बेटी, तुम्हें घर जाना है ना, मैं तुम्हें घर पहुँचा दूंगी। परी जी, मैं किस बात से परेशान हूँ? मैं आपको कैसे बताऊँ कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है? अंजलि, मैं सब जानती हूँ कि तुम किस बात से परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आई हूँ। लेकिन परी जी, आप मेरी कैसी मदद कर सकती हैं? अंजलि, मैं तुम्हें ये गाउन और काजल देती हूँ, जिसकी मदद से तुम अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकती हो। तुम्हें अपनी इच्छा इस गाउन और काजल से कहना होगा। इसके बाद परी वहाँ पर एक गाउन और काजल प्रकट कर देती है। अंजलि जैसे ही वो गाउन और काजल लेती है तो परी वहाँ से गायब हो जाती है। अंजलि उस गाउन और काजल से कहती है, हे जादुई गाउन और काजल, मुझे मेरे घर तक पहुँचा दीजिए। अंजलि के इतना कहते ही वो गाउन और काजल के साथ अपने घर पहुँच जाती है। घर पहुँचकर अंजलि देखती है कि उसकी माँ सब्जी बेचकर अभी घर वापस नहीं आई है और अंजलि अपने मन में सोचती है, माँ के घर आने से पहले हमें सब कुछ ठीक करना होगा। जादुई गाउन और काजल, मेरे इस घर को सुंदर और बड़ा बना दो। अंजलि के इतना कहते ही गाउन और काजल अपने जादू से उसके घर को एक महल में बदल देते हैं। अंजलि ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद अंजलि वो गाउन पहन लेती है और काजल अपनी आँखों पर लगा लेती है, जिसके बाद अंजलि और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। अपने आप को इतना खूबसूरत देखकर अंजलि बहुत खुश होती है और अपनी माँ के घर आने का इंतजार करती है। अनीता जब सब्जियाँ बेचकर अपने घर वापस आती है तो वो अपना घर इतना बड़ा देखकर हैरान हो जाती है और वो बोलती है, हे भगवान, मैं ये किस जगह पर आ गई हूँ? पहले तो यहाँ पर मेरी एक मिट्टी का घर हुआ करता था, लगता है मैं किसी गलत जगह पर आ गई हूँ। अपनी माँ को हैरान देखकर अंजलि अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, ये हमारा ही घर है, आइए माँ, अंदर आइए। अंजलि अपनी माँ को लेकर घर के अंदर जाती है और सारी कहानी अपनी माँ को बताती है। माँ, अब आपको सब्जियाँ बेचने की कोई जरूरत नहीं है, अब हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो गई है। ये जादुई गाउन और काजल हमारी हर तरह से मदद करेंगे। अंजलि की सारी बातें सुनकर अनीता बहुत खुश हो जाती है कि अब वो अपनी बेटी को हमेशा खुश देखेगी। कुछ ही दिनों बाद अनीता अंजलि के लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी बहुत धूमधाम से शादी कर देती है और अंजलि अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है।